मार्केट में लगातार तबाही का माहौल है, लगातार मार्केट तबाही मचा रही है। सभी के पोर्टफोलियो रेड हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड का हो, स्टॉक का हो, कोई इस तबाही से बचा हुआ नहीं है, इंक्लूडिंग मी। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो यहाँ पे स्टॉक पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं, तो मैं अपने स्टॉक पोर्टफोलियो की बात करता हूँ, तो भैया वो रेड ज़ोन में जा रहा है। मुझे आज के टाइम पे अगर हम बात देखें कि इतनी ज़्यादा गिरावट के बाद, आज अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 1500 2000 का लॉस हो रहा है, अपने पोर्टफोलियो पे। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि इतनी गिरावट के बाद मुझे 1500 2000 का लॉस हो रहा है। जो लोग जिनको स्टॉक की नॉलेज नहीं है, जो कि जानते नहीं हैं कि किस अच्छे स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना है, किस में नहीं इन्वेस्ट करना है और लाखों का रुपया उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ माइनस में चला गया है। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं, साथ ही म्यूचुअल फंड को भी हम आज डिस्कस करेंगे, एक ऐसे म्यूचुअल फंड को जो कि अगर उसमें आप इन्वेस्टेड हैं तो समझेंगे कि आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कहीं रिस्क तो नहीं है। मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ये होने वाला है और अगर अच्छा फंड है, तो इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? कौन-कौन सा डेटा है जिसको हम एनालाइज़ करके ये समझते हैं कि ये एक अच्छा फंड है? और इन्वेस्ट करके भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपके लिए कौन-सा ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बेटर है, ईज़ी टू यूज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर करते हैं और सारी जानकारी आपको सिर्फ़ एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिल सकती है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो ये होने वाला है। मैं हूँ उत्कर्ष, आपको साथ करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में, शुरू करता हूँ आज का वीडियो। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में तबाही मची हुई है। मार्केट में सभी के पोर्टफोलियो रेड ज़ोन में जा रहे हैं। सभी के पोर्टफोलियो लाल हुए हैं, बिल्कुल खून के तरीके से लाल हैं। बड़े-बड़े स्टॉक्स, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप कंपनीज़ में भी एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। निफ्टी आप देख रहे हैं कि 23,000 से नीचे आने को बैठा हुआ है। तो लगातार एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। बजट आया, बजट के बाद भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब करा क्या जाए मुझे एक मेरे जानने वाले मिले, मैं उनसे मेरी बात हुई, डिस्कस हुआ तो वो बता रहे थे कि उनका 5 लाख का पोर्टफोलियो है, 5 स्टॉक पोर्टफोलियो की मैं बात कर रहा हूँ। 5 लाख का पोर्टफोलियो है, 5 लाख के पोर्टफोलियो में वो कम से कम 2.5 लाख का नुकसान लेके बैठे हुए हैं, 2.5 लाख माइनस में है उनका। कारण क्या है कि जब मैंने उनके स्टॉक पोर्टफोलियो को एनालाइज़ किया तो उसमें उन्होंने एक ही सेक्टर के कई स्टॉक्स डाल रखे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के उन्होंने डाले हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ही कई स्टॉक्स उन्होंने डाल रखे हैं। दूसरा कारण ये है कि उन्होंने कम पैसे वाले स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। उन्होंने पेनी स्टॉक या स्मॉल कैप, मैं स्मॉल कैप को बुरा नहीं कहता हूँ, बट स्मॉल कैप भी जो फंडामेंटली मजबूत हो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहाँ पे क्या था, उन्होंने एक ही कैटेगरी के कई कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया, फिर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया। कई-कई को तो ऐसी हैं जो कि पेनी स्टॉक हैं। कई-कई कंपनीज़ तो ऐसी हैं जो कि बैंकरप्ट होने को तत्पर हैं। उस कंपनी में वो इन्वेस्ट किए हुए हैं और उसके बाद मार्केट की इस गिरावट में 2.5 से 3 लाख रुपए का माइनस वो लेके बैठे हैं। क्या पता कौन-सा ऐसा समय हो कि जो कि बैंकरप्ट कंपनी होने वाली है, उसमें वो लॉस लेके चले जाएँ और जितना भी पैसा उनका है वो पूरा डूब जाए। स्मॉल कैप की भी कई कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि फंडामेंटली मजबूत नहीं हैं और उसमें उनका पैसा डूब सकता है। तो ये गलती सिर्फ़ वो नहीं कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में बहुत लोग कर रहे हैं। कारण क्या है? नॉलेज की कमी। तो ये गलती आप ना करें। इसके लिए यहाँ पे हम आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, जिसके लिए हम समझाते हैं, सिखाते हैं कि ये पूरे वीडियोज़ जो हैं वो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से होते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझाऊँ, सिखाऊँ कि आप किस तरीके से किस चीज़ को, चाहे वो कंपनी को एनालाइज़ करना हो गया, चाहे वो म्यूचुअल फंड को एनालाइज़ करना हो गया, वैसे आप कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे ये भी कोशिश रहती है कि मैं आपको ईज़ी टू यूज़ चीज़ें बताऊँ, जिससे आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकें और खुद से उस चीज़ को यूज़ कर सकें। और मैं वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और जो मैं आपको एक ट्रस्ट के रूप में आपको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब अगर हम इस गिरावट में देखें तो अभी मेरा ये मानना है कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो थोड़ा-सा थम जाइए। अभी ना आप यहाँ पे किसी स्टॉक में एवरेज करिए, ना ही आप किसी कंपनी में अभी नई पोज़ीशन बनाइए। अभी आपको क्या करना चाहिए, जब इतनी ज़्यादा गिरावट होती है तो आपको क्या करना है, आप म्यूचुअल फंड में आ जाइए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हमारी भले नॉलेज उतनी ज़्यादा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नॉलेज नहीं होगी, आप अच्छा नॉलेज ले रहे होंगे, आपने अच्छी चीज़ें सीखी होंगी और नहीं सीखी हैं तो सीख जाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत से लोग यहाँ पे पुराने टाइम से इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे कि अरे! हमें नॉलेज कैसे नहीं है। नो डाउट यहाँ पे आप लोगों को नॉलेज होगी, बट जो नॉलेज एक प्रोफेशनल को होती है वो नॉलेज आपको नहीं हो सकती। क्योंकि आप 2 साल, 4 साल, 5 साल कितना आपको समय हुआ होगा। कुछ प्रोफ़ेशनल्स ऐसे हैं यहाँ पे जो कि आपको फंड मैनेजर के रूप में आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाएँगे, जो
10-10, 15 साल का उनको एक्सपीरियंस है, सिर्फ़ इक्विटी मार्केट का, सिर्फ़ शेयर मार्केट का, जिससे कि वो आपको एक अच्छा रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करते हैं और आपका पैसा कम रिस्क में अच्छा रिटर्न कमा के देता है। तो इसीलिए जब इतनी ज़्यादा गिरावट हो और हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट और डाउन जाएगी या मार्केट और ऊपर जाएगी, कि मार्केट यहाँ से संभल जाएगी या साइडवेज़ हो जाएगी। ये अभी हम यहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट 100% नहीं कर सकते हैं। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि इस चीज़ को वो कह रहा है कि नहीं मार्केट इससे डाउन जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से संभल जाएगी, तो भैया सावधान हो जाओ। उसकी तरफ कतई भी ध्यान मत दो, क्योंकि ये चीज़ को आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे डेटा के मुताबिक, आप टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, जो मैं आपको कभी और समझाऊँगा, जिसमें हम ये समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस से चार्ट को देख के हम ये कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कहाँ तक मार्केट जा सकती है। बट ये सिर्फ़ हमारा प्रेडिक्शन हो सकता है, इसको हम 100% यहाँ पे श्योर नहीं हो सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को लेके श्योर नहीं है, तो उस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस ज़रूर सिखाऊँगा कि टेक्निकल एनालिसिस से आप कैसे यहाँ पे चीज़ों को एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अभी आपको स्टॉक मार्केट से थोड़ा-सा ब्रेक ले लेना है। आपको आ जाना है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में मैं यहाँ पे आपको कोई भी लार्ज कैप नहीं बताने वाला हूँ, ना ही स्मॉल कैप बताने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे मिड कैप बताने वाला हूँ। मिड कैप का एक फंड मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें अगर आप इन्वेस्टेड हैं, तो बहुत ध्यान से देखिए कि किस तरीके से इस फंड में आपका पैसा सेफ है या फिर नहीं है। और अगर आप नहीं इन्वेस्टेड हैं, तो ये आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप एक तो इससे सीखेंगे कि आप किस तरीके से एक फंड को एनालाइज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर ये फंड आपको पसंद आता है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि इन्वेस्ट आप कैसे करेंगे। ईज़ी टू यूज़ प्लेटफ़ॉर्म भी मैं आपको बताऊँगा, जो कि मैं खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेफ़र करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज के फंड की तरफ। जो हमारा ये फंड है, वो है मिड कैप कैटेगरी का कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। ये कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड फंड हाउस का ये फंड है। ये जो है जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ है। बेंचमार्क की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इसका जो है बेंचमार्क है। 150 कंपनी मिड कैप की यहाँ पे इसके बेंचमार्क के रूप में देखी गई है। मतलब यहाँ पे इसको बेंचमार्क के रूप में रखा गया है। मतलब अब जिस तरीके से ये बेंचमार्क, जो कि इसको हम कैटेगरी एवरेज कह सकते हैं, ये परफ़ॉर्म करेगा, उसके हिसाब से हम इसको कंपेयर करेंगे कि ये बेटर है या नहीं है। तो वो हम आगे जब इस फंड को डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे हम समझेंगे सारी चीज़ों को। इसने अभी तक 20.91% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। साथ ही अगर हम देखें, तो यहाँ पे ये एक्सपेंस रेशियो 0.40 का इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। अब ये क्या है? ये एक अच्छी बात, यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट ये हो जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि हम कैटेगरी एवरेज से हर जगह इसको कंपेयर करेंगे। पहला कंपैरिज़न हमको मिल गया कि टिक पॉइंट है हमारे पास कि ये कैटेगरी एवरेज से इसका एक्सपेंस रेशियो कम है। इसमें वहीं पे अगर हम फंड साइज़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 53,078 करोड़ के आसपास का, 53,000 करोड़ के आसपास का मोटा-मोटा यहाँ पे हम फंड साइज़ इसका मान सकते हैं। ये 53,000 करोड़ का इसका फंड साइज़ है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करके दिखाऊँगा। और मिनिमम विथड्रॉल यहाँ पे 1000 का देखने को मिल रहा है। एग्ज़िट लोड 1 साल के अंदर में अगर पैसा यहाँ से आप रिडीम करते हैं, तो आपको यहाँ पे 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। एग्ज़िट लोड हमें क्या दर्शाता है? एग्ज़िट लोड ये दर्शाता है, देखिए एग्ज़िट लोड सबसे पहले तो इसीलिए लगाया जाता है कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म टिके। अब 1 साल के पहले अगर आप पैसा रिडीम कर रहे हैं, तो उसमें आपका तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो फंड हाउस यहाँ पे आपसे एक फ़ीस ले लेता है आपको फंड को छोड़ने का। तो वो सीधा-सीधा ये चाहता है कि भैया रुक जाओ, जितना लॉन्ग टर्म टिकोगे, उतना आपका और फंड हाउस का दोनों का फ़ायदा है। और फंड हाउस को अगर आप यहाँ पे छोड़ के भी जा रहे हैं 1 साल के अंदर में, तो फंड हाउस का तो फ़ायदा है ही। तो सबसे पहले तो जल्दी आप एग्ज़िट करने के लिए तब मत सोचिए, जब आपने एक सही से एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट की हो। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एनालिसिस अच्छी करनी है। फंड को 10 बार देखिए, 10 फंड देखिए, 100 फंड देखिए। मार्केट में जब आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, चेक करिए। उसमें से जो सबसे बेस्ट हो, उसमें इन्वेस्ट करिए। तो आपको एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितना आप लंबा टिकेंगे, उतना आपके लिए प्रॉफ़िटेबल है। बाय चांस धोखे में अगर आप किसी गलत फंड में फँस जाते हैं और नहीं जानकारी थी आपको, चीज़ें बाद में समझ में आईं, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है कि आपको नहीं जानकारी थी, किसी के कहने पे आपने गलत फंड उठा लिया। तो कोई बात नहीं, स्विच कर दीजिए, आप वहाँ से एग्ज़िट कर लीजिए, थोड़ा बहुत जो एग्ज़िट लगेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वेल्थ अगर अच्छी क्रिएट करनी है, तो अच्छा फंड आपके पास होना चाहिए। तो एग्ज़िट लोड यही चीज़ है, मैं आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अब हम सीएजीआर की बात कर लेते हैं। 1 साल में 21.85, 3 साल में 20.70 और 5 साल में 24.04 का यहाँ पे सीएजीआर देखने को मिला। अब
कैटेगरी एवरेज से ये लगातार बीट कर रहा है, कैटेगरी एवरेज को ये लगातार बीट कर रहा है, जिसमें अगर हम देखें 1 साल में 12.66, 3 साल में 18.76 और 5 साल में 22.57 का यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि इस फंड से कम है। तो फंड लगातार बीट कर रहा है अपने कैटेगरी एवरेज को। ये हमने देख लिया रिटर्न। अब रिटर्न हमने जब देख लिया तो इस फंड में हमें इन्वेस्ट कैसे करना है, ये भी जान लेते हैं। उससे पहले हम पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि रोलिंग रिटर्न क्या कह रहा है इस फंड का। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपके स्क्रीन के सामने सारी चीज़ें क्लियर हैं, जिसमें 6 महीने में जो है कैटेगरी एवरेज से ये फंड बेटर परफॉर्मर है। 1 साल में कैटेगरी एवरेज बेटर परफॉर्मर है। वहीं पे 2 साल में ये फंड बेटर परफॉर्मर है, 3 साल में ये फंड बेटर परफॉर्मर है और 5 साल में भी ये फंड बेटर परफॉर्मर है। मतलब नो डाउट यहाँ पे ये अपनी कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है, जो कि हमने समझा। रोलिंग रिटर्न क्या दिखा रहा है? आप कहेंगे भी सीएजीआर में तो ये लगातार बीट कर रहा था, यहाँ पे आपने कह दिया कि 1 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं। रोलिंग रिटर्न हमें दिखाता है कि मार्केट जब वोलेटाइल है, जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि मार्केट डाउन हो रही है, कहीं उठ तो नहीं रही है, कभी तो थोड़ा बहुत उठ जाती है। अगर उसको वोलेटिलिटी के रूप में देखें कि मार्केट जब डाउन जा रही है, तब हमारा पैसा कितना सेफ है, तो वो हमें रोलिंग रिटर्न से दिखता है। तो रोलिंग रिटर्न यहाँ पे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात को आगे जानेंगे कि डिस्क्रीट रिटर्न यहाँ पे क्या होता है, क्या दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अभी हम समझेंगे डिस्क्रीट रिटर्न। डिस्क्रीट पीरियड यहाँ पे क्या होता है कि जब हम किसी फंड को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसने हर साल कितना रिटर्न दिया है, ये चीज़ हमको बता रहा है डिस्क्रीट पीरियड। ये चीज़ हमें बता रहा है यहाँ पे इसका रिटर्न। रोलिंग रिटर्न से हमने आपको समझाया था कि क्या होता है। उसके बाद अब हम डिस्क्रीट पीरियड को समझते हैं, जिसमें 2020 में अगर हम देखें तो 23.5 का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया था। वहीं 2021 की बात करें तो 49.2 का। 2022 की अगर हम बात करते हैं तो 6.44। मतलब यहाँ पे 2022 में रिटर्न ये कम हुआ था, बट नेगेटिव नहीं हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न रहा है। तो कोई-कोई फंड्स क्या होते हैं कि कभी-कभी नेगेटिव रिटर्न भी दे देते हैं, लेकिन फंडामेंटली कैसा है, ये सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं। यहाँ पे ये रिटर्न ज़रूर कम हुआ, बट यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न रहा है। 2023 में 33% के आसपास का पूरे साल में यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया गया है। 2024 की अगर हम बात कर लें तो 34.7 के आसपास का यहाँ रिटर्न प्रोवाइड किया गया है। एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो मतलब ये हर साल एक अच्छा रिटर्न, ये मतलब नेगेटिव में नहीं गया है, पॉजिटिव रिटर्न अच्छा प्रोवाइड किया है और जिसमें से 1 साल इसने काफ़ी कम रिटर्न प्रोवाइड किया है। बाकी साल इसने एक अच्छा परफ़ॉर्म किया है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 97.70 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, डेट में 0.21 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, अदर्स में 2.09 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर हम देखें तो हाईएस्ट एक्सपोज़र यहाँ पे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ओवरऑल होल्डिंग 67 देखने को मिलती है दिसंबर 2024 के हिसाब से। रिस्क रेशियोज़ की बात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इनका बढ़िया है, बीटा अच्छा है, शार्प रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है, टेन्योर रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है, अल्फ़ा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और मंथली रिटर्न वाइज़ भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। तो ओवरऑल ये फंड काफ़ी एक अच्छे पैकेज में आपको मिल रहा है। अगर आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं इस फंड में तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस तरीके से आप अदर फंड्स को भी एनालाइज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए, क्योंकि एक अच्छा फंड है, बढ़िया फंड है, अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है। आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी, क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। कोई क्वेश्चन होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।